हम बात करते हैं सेक्स की, ऑन का जो स्टार्ट होता था, आज की जनरेशन के लिए सब कुछ बहुत ओपन है। ये जो सेक्सुअल चीज़ें ये पहले भी क्यूरियोसिटी थी और आज भी, क्योंकि हमारे इंडिया में इस पर खुलकर बातें नहीं, ना तो इस पर कोई चर्चा होती है, डिस्कशन होता है और ना ही घर में डिस्कशन होता है। मेरे को ना एक सबसे बड़ी चीज़ इसमें लगती है सोशल मीडिया। अगर आप देखो, मार्क ज़करबर्ग ने सोशल मीडिया बनाया तो ये बोल के बनाया कि इट्स फॉर कनेक्टिंग पीपल, मेकिंग फ्रेंड्स। देखिए सर, सोशल मीडिया हर चीज़ की दो पहलू। सोशल मीडिया का जहाँ नुकसान भी है, सोशल मीडिया का बहुत फायदा भी है। मुझे कभी कभी लगता है, जो कहते हैं ना कलयुग आएगा और फिर कल की अवतार आएगा, तो मुझे लगता है ये जो कहते हैं ना, जो कली है, जो दुनिया का संहार करने के लिए कली आया था, तो मुझे लगता है कभी कभी ना ये जो सोशल मीडिया यही कली है एक्चुअली, और इस कली को तोड़ने के लिए कल की अवतार आएगा जो सबसे पहले इस सोशल मीडिया को बंद करेगा। आपका क्या व्यू है सर इस पर? ऐसे ऐसे फ्रेंड्स हमको मिल गए जो हमें कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। जब हम छोटे छोटे थे तब हमारे दोस्त बिछड़े हुए थे, वो मिल गए। नो डाउट लोगों को कनेक्ट किया है सोशल मीडिया। ये हम पे डिपेंड करता है हम चीज़ों को कैसे लें। कि सही है, मेरा बच्चा तो ना बहुत तेज है, आप मोबाइल दे दो उसको, एक एक फीचर बता देगा, इतने फीचर तो हम नहीं बता पाते, इतने वो बता देगा, और बड़े प्राउडली बताते हैं इस बात को। याद रखो, जिस दिन आप ये प्राउड फील कर रहे हो ना, समझ जाओ सबसे बड़ी गलती आपकी उस दिन हो चुकी, कि हर साल 5 लाख से 6 लाख देते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या सबसे बड़ा ड्रग डीलर पैब्लो है या सबसे बड़ा ड्रग डीलर मार्क ज़करबर्ग है? नमस्कार दोस्तों। लिबास लिबास एक ऐसी चीज़ है जो हम अपने शरीर पे, अपने बॉडी पर ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं। पर हर एक लिबास का, हर एक कपड़े का अपना एक अलग अंदाज़ है। अगर आप सूट पहन लेते हो, टाई लगा लेते हो, तो आप फॉर्मल्स हो जाते हो। वहीं जहीं आपने अगर जीन्स और टी शर्ट पहन ली तो आप कैजुअल हो जाते हो। आप अपने लिबास का कितना ध्यान रखते हो, किस जगह जाना है, किस पार्टी में जाना है, किस फंक्शन में जाना है, उसके हिसाब से आप अपने कपड़ों को चूज़ करते हो, उनकी तैयारी करते हो, उनको प्रेस करते हो, उनको आयरन करते हो प्रॉपरली, देखते हो कि कॉटन का मटेरियल है कि नहीं, कहीं पॉलिस्टर तो नहीं है, कहीं अगर मैं गर्मी में जा रहा हूँ तो कोई और दूसरा कपड़ा तो नहीं पहनना। कितना ध्यान रखते हैं हम। वैसे ही हमारी लाइफ में एक और लिबास है जो हम पहनते हैं, वो है रिश्ते। बहुत सारे रिश्ते हैं, अलग अलग रिश्तों की अपनी अपनी खुद की एक अहमियत है, उनकी अपनी एक परछाई है, और उस रिश्ते को निभाने के लिए हमें बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। इन सब रिश्तों के बीच में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिश्ता है, वो है पेरेंट का। मोस्टली जब पेरेंट बनते हैं, वो अपने एक एडोलेसेंस, पहले टीनेजर, फिर एडोलेसेंस, और जो अपना अर्ली 20s का एज है उसको क्रॉस करके तुरंत पेरेंट बनते हैं। उन्हें हवा भी नहीं लगती कि वो कब एक आज़ाद ज़िंदगी से गुज़रते हुए अचानक से पेरेंट बन गए। और जब वो पेरेंट बनते हैं तो वहाँ से शुरू होती है एक दूसरे रिश्ते की शुरुआत, और उस रिश्ते की शुरुआत में ही अगर आपने गलती कर दी तो आपकी ज़िंदगी उस रिश्ते को सुधारने के लिए पूरी लाइफ निकाल देती है। इन्हीं सब चीज़ों पे बात करती है किताब गलती किसकी। ये लिखी है सुनील त्यागी सर ने। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, क्योंकि आज के हमारे गेस्ट सुनील त्यागी सर हैं। सुनील त्यागी सर के पास एक वास्ट एक्सपीरियंस है। सुनील त्यागी सर की चेन ऑफ स्कूल्स हैं, प्री स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया में। इनका कैरियर बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये थे सिविल इंजीनियर, दिल्ली गवर्नमेंट में जॉब करते थे, फिर छोड़ के एक बिल्डर के पास गए क्योंकि वहाँ मज़ा नहीं आ रहा था। फिर वहाँ बिल्डर के यहाँ काम किया, लेकिन शौक़ को ज़िंदा रखा, अपनी किताबें लिखी, अपने स्कूल के पैशन को कंटिन्यू रखा, अपने सिंगिंग के पैशन को कंटिन्यू रखा, और आज हमारे बीच हैं ये बताने के लिए कि गलती किसकी। क्या पेरेंट्स की गलती है या बच्चों की गलती है? आज जेन ज़ी के ज़माने में बहुत सारी बात होती है जहाँ पे कहते हैं कि यार ये जेन ज़ी जो है ना, ये स्लैंग में बात करते हैं, इनका वे ऑफ लिविंग गलत है, इनकी ये मोबाइल एडिक्टेड है। पर क्या इन सब के पीछे वो ज़िम्मेदार हैं या पेरेंट्स ज़िम्मेदार हैं? आज के इस पॉडकास्ट को डिटेल में सुनना, क्योंकि हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं उन इश्यूज़ और उन कंसर्न्स के बारे में जो कि सॉल्व करता है एक पेरेंटिंग इशू को। So sir, welcome to the show of Books and Theories थैंक यू सो मच, podcast. थैंक यू सो मच फॉर योर विशेज़। सर, ये किताब गलती किसकी, तो सबसे पहले यही पूछूंगा मैं इस किताब के बारे में तो आऊँगा कि मतलब आपने किताब क्यों लिखी, कैसे लिखी, या क्या सोच के लिखी। पर एक सबसे मेजर और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं भी रास्ते में आते हुए मैं न्यूज़ में सुन रहा था, पहले मैं उसको लेके आपको बात करना चाहता हूँ। हमारे ज़माने में जब हम बात करते हैं सेक्स की, या जो पूरी मैरिड लाइफ के बाद की चीज़ें हैं उनके बारे में बात करें, तो हमारी जनरेशन में या आज से 20-25 साल पहले अगर आप देखो तो लोगों को उसका जो इन्फॉर्मेशन थी या नॉलेज थी
वो स्टार्ट होती थी कहीं 17-18 ईयर्स के बाद, या कुछ लोगों को तो और उसके बाद भी, क्योंकि ऑब्वियसली हम इंटरनेट से इतना एक्सपोज नहीं थे या हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं थी। तो या तो जो दोस्तों ने बता दिया उससे काम चलता था, या जब आप कॉलेज वॉलेज में पहुँचे तो वहाँ कहीं पॉन वॉन का जो स्टार्ट होता था, फिर उसके थ्रू आप थोड़ा बहुत समझ पाते थे। लेकिन आज की जनरेशन के लिए सब कुछ बहुत ओपन है। जो इन्फॉर्मेशन आज पिछले ज़माने में लोगों को 25-30 साल में जाके पता चलती थी, वो आज बच्चों को 10 या 11 साल में पता चल जाती है। तो एज ए पेरेंट आप क्या सोचते हो, इसका क्या इम्पैक्ट है, और एज ए पेरेंट आपको उस चीज़ को कैसे हैंडल करना चाहिए? ये जो सेक्सुअल चीज़ें हैं, ये पहले भी क्यूरियोसिटी थी और आज भी है, क्योंकि हमारे इंडिया में इस पर खुलकर बातें नहीं होती हैं। पहले भी नहीं होती थी और आज भी नहीं होती हैं। आज भी स्कूल कॉलेजेस में ना तो इस पर कोई चर्चा होती है, डिस्कशन होता है, और ना ही घर में डिस्कशन होता है। सडनली बच्चों के सामने जो चैलेंजेस आते रहते हैं, बहुत कम पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों से इस बारे में बात करते हैं कि ये क्यों हो रहा है और क्यों होता है। तो बच्चों को आधी अधूरी जानकारी सोसाइटी से मिलती है, मार्केट से मिलती है। पहले ये इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं थी, आज ये इजीली अवेलेबल है। तो अधूरी जानकारी बहुत ही डेंजरस होती है। आज भी जो ये रिलेशनशिप हम बच्चों में देखते हैं, उसका कारण क्या है कि अगर हम कोई भी चीज़ की कोई क्यूरियोसिटी होगी, बच्चों के अंदर उत्सुकता होगी कि ये क्या है, तो उसको बच्चे ज़्यादा करेंगे। अगर हम चाइल्डहुड से ही बच्चों को इस बारे में भी नॉलेज देना स्टार्ट कर दें, तो उनके अंदर एक उत्सुकता होती है जानने की, आखिर ये है क्या, सेक्स है क्या, तो वो चीज़ नहीं होगी। अगर किसी चीज़ को जितना ज़्यादा छुपाया जाएगा, उसके प्रति उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। उसके पीछे सबसे बड़ी ये चीज़ है। इस पर बातें बहुत होती हैं, लेकिन इस पर कभी भी पेरेंट्स अपने बच्चों से खुलकर डिस्कस नहीं करते, और अगर बच्चे कुछ पूछना भी चाहते हैं तो उसका गलत आंसर देकर क्वेश्चन को डाइवर्ट कर दिया जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जो अभी प्रेजेंट जनरेशन है, इसने सेक्स को एक टॉय बना लिया है? मतलब जैसे कि हम चाहते थे कि यार आज हमें क्रिकेट खेलने जाना है, या हमारी लाइफ का एक पार्ट है कि हमें गेम्स खेलना है, सेक्स भी उनके लिए वही हो गया है। तभी आप देखो कितने सारे स्लैंग स्टार्ट हो गए हैं, चाहे क्रंचिंग, कॉफिंग, घोस्टिंग, ना जाने कितने सारे टर्म स्टार्ट हो गए हैं। जो आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला। ये रिलेशनशिप इस आज का जो सोसाइटी है, जो आज का समय चल रहा है, इसमें रिलेशनशिप ब्रेक हुई है, टूटी है, रिश्ते टूटे हैं, और अभी भी लगातार टूटते चले जा रहे हैं। पहले एक ट्रस्ट हुआ करता था बच्चों का पेरेंट्स के ऊपर, पेरेंट्स का बच्चों के ऊपर। आज वो जो विश्वास है जिससे फैमिली बनी रहती है, एकजुट रहती है, यूनाइट रहती है, वो टूटा है। और ये जो टॉयज़ वाली बात है, ये मैं इनको बच्चों की गलती नहीं मानता, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को करता हुआ देखते हैं इन चीज़ों को। आज पेरेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। मैं आपको बता दूं, जब हम छोटे थे, और जब बहुत छोटे थे, मुश्किल में मैं समझता हूँ 5 या 6 साल का हूँगा मैं जब, तो मेरी मदर मेरी दादी के सामने वो घूंघट करके आती थी। पापा के सामने वो सामने नहीं बैठती थी वो, और हम ये चीज़ देखते थे, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ अपने से, तो गांव में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। कल्चर अगर कहीं बचा हुआ है थोड़ा बहुत, वो आज भी गांव में बचा हुआ है। और हमारे सामने भी मम्मी पापा कभी एक साथ बिस्तर पर नहीं बैठते थे। और आज क्या हो रहा है? तो हमने किससे सीखा? हमने अपने पेरेंट्स से सीखा, अपनी मम्मी से सीखा, अपने पापा से सीखा। वही तो रोल मॉडल होते हैं बच्चों के। आज क्या हो रहा है? एक ही बेड पर मम्मी भी, पापा भी है, बच्चे भी, और वो मदर फादर क्या हरकत करते हैं बीच बीच में, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे सबसे ज़्यादा, बच्चों की ऑब्जर्विंग सबसे ज़्यादा होती है, और पेरेंट्स सोचते हैं कि ये तो बच्चा, ऐसा कुछ पता नहीं है, उसको हमसे ज़्यादा पता है, हमसे ज़्यादा वो सीख रहा है। हम सोच रहे हैं 2 साल का है, 1.5 साल का, 3 साल का, ऐसा कुछ नहीं पता है, और वो अपने चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वो अपने पेरेंट्स से तो सारी चीज़ों को सीख रहा है। वो सीख रहा है कि मम्मी पापा खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सब ठीक है, वो भी एंजॉय कर रहा है। तो वो एंजॉय करना कहीं ना कहीं उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से घर से ही मिल रहा है ये। और बड़े होने के बाद जब वो कैपेबल हो जाते हैं, वो भी एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो एजुकेशन हम बच्चों को मिल रही है, वो इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं घर से मिल रही है। और क्योंकि क्यूरियोसिटी है, कोई डिस्कशन नहीं होता है,
और इजी अवेलेबल। आज की डेट में फिल्में भी ऐसी बन रही हैं, हम एक साथ बैठ कर देखते रहते हैं। पहले क्या होता था, कोई रोमांटिक सीन भी दिखाना होता था तो दो चिड़ियों को आपस में दिखा देते थे या दो फूलों को आपस में दिखा देते थे, दिखा है ना आपने। हाँ। तो एक वो जमाना था। आज प्यार के नाम पे क्या दिखाते हैं, दौड़ के एक दूसरे के साथ हक करते हैं, लिप लॉक करते हैं, ये प्यार हो गया है। तो ऐसी ही फिल्में आ रही हैं जो पूरी की पूरी फैमिली बैठ कर देखती है। तो बच्चों को जब सिखा हम ये रहे हैं, एन्जॉय का मतलब ही करना ये रह गया है, सेक्रीफाइस नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। तो टॉयज़ प्ले कर रहे हैं, बड़े होकर ये तो सीखेंगे, वो ये कर रहे हैं। तो बच्चों को एजुकेशन जो मिल रही है आज की फिल्में, और जो पेरेंट्स जो उनको दे रहे हैं इनडायरेक्ट रूप से, वो उसको डायरेक्ट रूप से ले रहे हैं। मेरे को ना एक सबसे बड़ी चीज़ इसमें लगती है सोशल मीडिया। मगर आप देखो, मार्क ज़करबर्ग ने सोशल मीडिया बनाया तो ये बोल के बनाया कि इट्स फॉर कनेक्टिंग पीपल, मेकिंग फ्रेंड्स। लेकिन आज के टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं बचा। सोशल मीडिया एक ज़रिया बन गया है मार्केटिंग के लिए, एक मार्केटिंग टूल है जहाँ पे कि मार्क्स ने बहुत समझदारी से एक गेम खेला। अगर आप देखो, टाटा हो, महिंद्रा हो, या वर्ल्ड की बड़ी बड़ी जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, आप तो खुद बिजनेस में, उन सब ने कोई प्रोडक्ट बनाया। उस प्रोडक्ट को बनाने की कोई लिमिट थी, उसकी कोई कॉस्ट थी। लेकिन मार्क ज़करबर्ग ने एक बहुत ईजी रास्ता देखा। 8 अरब लोग, जो कि अपने आप में एक प्रोडक्ट है, उन 8 अरब लोगों को एक प्रोडक्ट बनाया, उनको ही कंटेंट बनाया और उनको ही कहा कि अपनी मार्केटिंग करो। करेक्ट। आज की डेट में सोशल मीडिया पे कोई कनेक्ट नहीं हो रहा, हर आदमी अपने आप की मार्केटिंग कर रहा है। आप, मैं, चाहे और भी सब लोग हों, हम अपने रील्स डालते हैं, वीडियोस डालते हैं, बस यही देखते हैं मेरे कितने लाइक आए। करेक्ट। लाइक नहीं आया तो उस पर ऐड चलाने लग जाओ। एक्चुअली आपने अपने आप को कंटेंट बना लिया और आपने अपने आप को ही उस कंटेंट में झोंक दिया। और एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर टीम है वर्ल्ड की, जिनको भरपूर पैसा दिया जाता है ये शो करने के लिए कि कंटेंट बना के आप लाइफ में सब कुछ पा सकते हैं। और ये एक बहुत सोची समझे तरीके से यंगस्टर्स के दिमाग में एक इमेज बैठाई जा रही है कि भैया आप ना सब पढ़ाई लिखाई छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, आप बस नाचो, कंटेंट बनाओ एंड यू विल गेट मनी। करेक्ट। बाकी ऐसा होता नहीं है। नहीं जो होता है। जो पैसे कमाने वाले लोग हैं वो हार्डली 1% हैं, और जो लाइफ में लूज़ करने वाले लोग हैं वो बहुत हैं। मुझे कभी कभी लगता है, जो कहते हैं ना कलयुग आएगा और फिर कल की अवतार आएगा, तो मुझे लगता है ये जो कहते हैं ना, जो कली है, जो दुनिया का संहार करने के लिए कली आया था, तो मुझे लगता है कभी कभी ना ये जो सोशल मीडिया यही कली है एक्चुअली। और इस कली को तोड़ने के लिए कल की अवतार आएगा जो सबसे पहले इस सोशल मीडिया को बंद करेगा। आई ट्रूली बिलीव कि सोशल मीडिया स्ट्रिक्टली बैन हो जाना चाहिए। अगर ये बैन हो जाएगा देन शायद हमारी सृष्टि जो है कुछ टाइम तक और बची रह सके। आपका क्या व्यू है सर इस पर? देखिए सर, सोशल मीडिया, हर चीज़ के दो पहलू हैं। सोशल मीडिया का जहाँ नुकसान भी है, सोशल मीडिया का बहुत फ़ायदा भी है। ऐसे ऐसे फ्रेंड्स हमको मिल गए जो हमें कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। जब हम छोटे छोटे थे तब हमारे दोस्त बिछड़े हुए थे, वो मिल गए। नो डाउट लोगों को कनेक्ट किया है सोशल मीडिया ने। अब ये हम पे डिपेंड करता है, ये हम पे डिपेंड करता है हम चीज़ों को कैसे लेते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण से किसी ने पूछा कि जब सृष्टि भगवान ने बनाई है तो इंसान की गलती क्या है, सही और गलत अगर हो रहा है तो वो उनकी इच्छा से हो रहा है, इसमें इंसान की गलती क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया कि गलती, देखिए भगवान ने इंसान को बनाया है, उसको ब्रेन दिया है, सही गलत को एनालाइज करने की पावर दी है। अब अगर इंसान अपने लालच में आकर गलत रास्ते को चुन लेता है तो इसमें भगवान क्या करेंगे? वो दुनिया में केवल इंसान है जो सही गलत की पहचान कर सकता है, वही सोशल मीडिया का है। और जब भी कोई भी इंसान कोई काम करता है, कहीं भी बैठ के कर ले, ये उसको मालूम है, उसकी जो आत्मा है वो बताती हैं कि ये सही है या ये गलत है, इसको करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। अपने लालच में आके अगर कोई आदमी गलत का सिलेक्शन करता है तो इसमें भगवान की गलती नहीं होती है, जो उन्होंने बोला किसी से। यही सोशल मीडिया की बात है। सोशल मीडिया में सब कुछ पड़ा हुआ है, सही भी है गलत भी है। वहाँ से लोग अच्छा लेके बन भी रहे हैं और वहाँ से चीज़ें ख़राब लेके बिगड़ भी रहे हैं। तो मेरा अपना मानना ये है कि ये सोशल मीडिया की मैं गलती इसको नहीं मानता हूँ। ये फिर बात पेरेंटिंग की आती है
ये पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। अब क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स की बातों को मानते क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं मानते, मदर फादर में बच्चों का रोल मॉडल होता है। जो मम्मी पापा करते हैं वही बच्चे करते हैं। आप कभी भी देखना, छोटे छोटे बच्चे पापा की तरह चलने की कोशिश करते हैं। आप कभी भी देखना, अगर फादर ने ऐसे कर रखा तो वो बच्चा ऐसे करके बैठ जाएगा। फादर अगर ऐसे करके हाथ पीछे करके चल रहे हैं तो बच्चा ऐसे कर चलना स्टार्ट कर देता। बेटी अपनी मम्मी की कॉपी करना शुरू कर देती हैं, बैठी बैठी खाना बनाना शुरू कर देती हैं। इट मीन्स बच्चे अपने मम्मी पापा को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब वो बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो उसी तरह से धीरे धीरे सीख भी रहे हैं, और बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, ये मेरे पापा, ये मेरे मम्मी है, ये ऐसा करते हैं, इट मीन्स ठीक है। क्योंकि मम्मी पापा पर बच्चे सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो जो उनके गॉड हैं, एक्चुअली सब कुछ वही है। छोटे बच्चों के गॉड होते हैं मम्मी पापा, जो कर दिया वही फाइनल है, वही ठीक है। छोटा बच्चा है, बिना मदर के रह नहीं सकते, बिना पापा के रह नहीं सकते। अब वो ग्रो हो रहे हैं अपने मदर फादर को देखते हुए। मम्मी मोबाइल से चिपकी हुई हैं, पापा भी मोबाइल से चिपके हुए हैं। वो धीरे 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 छुप के कुछ देख रहे हैं। बच्चे ने भी आकर देख लिया कि ये संभव है कि मदर और फादर छुप छुप के घर में कोई चीज़ देख लें। इट इज़ पॉसिबल, संभव नहीं है। तो बच्चों ने भी देख लिया, तो बच्चे सोशल मीडिया पर वही तो देखेंगे जो मम्मी पापा देख रहे हैं। अगर टीवी पर गीता का संदेश चल रहा है, रामायण चल रही है, बच्चों को उसी में तो इंटरेस्ट होगा। और अगर OTT प्लेटफॉर्म की फिल्में चली हैं, नेटफ्लिक्स की फिल्में चल रही हैं, तो बच्चे भी वही देख रहे हैं, तो बच्चों का इंटरेस्ट भी तो उसी में क्रिएट होगा। तो अगर मदर फादर, देखिए पेरेंटिंग एक कोई आसान चीज़ नहीं है। मदर फादर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लेकिन आज का जो यंग यूथ है वो सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता, वो एंजॉय करना चाहता है लाइफ को। तो जब वो एंजॉय करना चाहता है तो उसके बच्चे भी एंजॉय करना चाहते हैं। तपस्या तो कोई कर नहीं रहा है। मदर फादर को सोशल मीडिया के बारे में सबसे पहले अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। अगर उनको कोई चीज़ देखना भी है, एक टाइम टेबल बनाया, बच्चे सो गए हैं, अब आप देख लीजिए जो भी देखना चाहते हो, आप भी एंजॉय कीजिए, लेकिन एक टाइम टेबल बनाकर। ये नहीं कि बच्चों को साइड में कर दिया। बच्चों को मैंने खुद ये देखा है। मैं कहीं गया अपने रिलेटिव के यहाँ, छोटा सा बच्चा, 2 साल के बच्चे की बात बता रहा हूँ मैं। फादर ऑफिस से आए, बच्चे ने एज यूजुअल, बच्चा मम्मी पापा का इंतजार करता है, उसने कहा साइड में हटो जरा। वो बैठ के आकर उन्होंने मोबाइल देखना शुरू कर दिया, और बच्चे ने कहा पापा पापा पापा, उसने मोबाइल चला के उसको दे दिया। अब वो मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहा है गेम, वो वहाँ बिजी हो गया, वो वहाँ बिजी हो गया। तो हम ही तो सिखा रहे हैं बच्चों को कि सोशल मीडिया पे जाइए, और हम ही तो लगा लगा के दे रहे हैं उनको कि आप ये देखो, आप ये देखो, ये गेम देखो, ये PUBG देखो, ये वो देखो, ये वो देखो। और जब वो एडिक्ट हो जाते हैं तो हम कहते हैं बच्चे मेरे एडिक्ट हो गए। बच्चों आप देखो, मैं तो खुद ये चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ। कभी आप किसी रेस्टोरेंट में जाके देखो, मोस्टली हल्दीराम अपने आप बहुत हैं, आप जाके देखो, पेरेंट्स सब खाना खाने में लगे होंगे, एक कोने में कुर्सी में एक बच्चा बैठा होगा, मोबाइल लेके मोबाइल देख रहा होगा। किसने सिखाया? मोबाइल किसने दिया? आप ये देखो ना, पेरेंट्स सेक्रीफाइस, जो आप बात बोल रहे हो कि वो सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते कि यार हम खाना थोड़ा, हम अपने आराम से एंजॉय करें खाना, बच्चा भले मोबाइल देख रहा हो, देखता है। देख ले। तो हमारी मम्मी क्या करती थी, खुद अपने हाथ वाले खाना खाती ना, वो नहीं खाना, अगर भूख भी तेज लग रही है और बच्चे ने रोना स्टार्ट कर दिया, वो खाना छोड़ के पहले बच्चे गोदी में रखती थी, हाँ, और गोदी में लेके एक हाथ से खाना खाती थी, एक हाथ से बच्चों खिलाती रहती थी। ये कनेक्टिविटी, ये इमोशनल बॉन्डिंग वहाँ से आती थी। ये बच्चे भी फील करते हैं जब टच हो गया ना बच्चा मदर के साथ या फादर के साथ, तो वो एक इमोशनल बॉन्डिंग बन जाती है। अगर बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया है, क्यों? क्योंकि मुझे आराम से खाना खाने दो, तो ये नेचर तो बदलेगी नहीं मदर की ना फादर की। वो बच्चा जैसे जैसे ग्रो होगा वो नेचर तो बनती रहेगी वो। तो आज आपको डिस्टर्बेंस हो रही है, कल को बच्चे को डिस्टर्बेंस होगी। आज आप सोशल मीडिया में एंजॉय कर रहे हो, बच्चे को भी एंजॉय करा रहे हो, अब बड़े होने के बाद में फिर वो खुद एंजॉय करेगा। तो प्रॉब्लम सोशल मीडिया में नहीं है, प्रॉब्लम है बच्चों को प्रॉपर ढंग से एजुकेशन ना देना। एक्चुअली पेरेंट्स ना अपना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते बच्चों के साथ। जी बिल्कुल। जो हम कहते हैं ना डोपामिन, भाई मोबाइल से या रील्स या शॉर्ट देखने से एक डोपामिन रिलीज होता है, वो टेम्परेरी प्लेजर मिलता है। अब वो एक बच्चा, अगर वो डोपामिन रिलीज हो रहा है उसका, उस डोपामिन ने उसको पकड़ रखा है, तो बच्चा तो नहीं कंट्रोल कर सकता, मोबाइल नहीं छोड़ सकता। नहीं कर सकता सर। लेकिन ये पेरेंट्स समझने की जरूरत है कि वो उसके सामने उस डोपामिन को अपना छोड़ें, मोबाइल को छोड़ के अपना टाइम उसके साथ स्पेंड करें। वो अपना डोपामिन बच्चे की इन्वॉल्व होकर रिलीज कराएं। हाँ, वो चीज़ बच्चों को भी वैसा होगा। आज क्या हो रहा है, मोबाइल में क्या एडिक्ट हो चुके हैं, प्लेजर मोबाइल से मिल रहा है, एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहा है।
पहले मम्मी पापा को, मदर को और पापा, मम्मी को और पापा को बच्चों के साथ खेल कर एंजॉय करके उनका डोपामिन रिलीज होता था, बिल्कुल। और बच्चे को भी होता था कि मेरे मम्मी पापा आ गए, प्लेजर मिलता था। आज तो एक दूसरे के साथ प्लेजर नहीं हो रहा है, आज उनको मोबाइल से मिल रहा है। तो ये तो हम ही डाल रहे हैं ना बच्चों को आदत। जब हैबिट बन जाती है तो हैबिट तो वो है जो आसानी से छूटती भी नहीं है। अभी रिसेंटली रशिया में रूल आया है, मुझे पता नहीं आपने न्यूज़ देखी, कि रात के 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक सोशल मीडिया बैन रहेगा। और उसका कितना सही उनका एनालिसिस है कि उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, क्योंकि जो हस्बैंड वाइफ हैं वो रात में ही मोबाइल्स पे लगे रहते हैं अपने अपने बेड पे बैठ के दोनों तरफ, तो उनके लव रिलेशंस ही नहीं बन रहे, उसके कारण आपका पॉपुलेशन पे कमी आ रही। तो उन्होंने कहा कि एटलीस्ट मोबाइल्स और सोशल मीडिया बंद होगा तो एटलीस्ट दे कैन स्पेंड टाइम टुगेदर। करेक्ट। और मैं समझता हूँ हमारे इंडिया में भी होना चाहिए। डेफिनेटली पहले भी तो जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, ये मोबाइल नहीं थे, ये नेट वगैरह भी नहीं थे, होंगे कहीं होंगे, बड़ी बड़ी लेवल पे होंगे। मैं कह रहा हूँ आप सोशल मीडिया बैन नहीं करो, मैं तो इसका दूसरा सोल्यूशन देता हूँ। मैं कहता हूँ सोशल मीडिया, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, इन तीनों ऐप्स को मोबाइल पे बंद कर दो। हाँ बिल्कुल, ये भी बहुत आप अच्छा केवल लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे उसको खोल सकते हो, आप मोबाइल पे बंद कर दो, तो मैं आप देख लो 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 90% प्रॉब्लम सॉल्व। क्योंकि बच्चों के पास, हर बच्चे के पास लैपटॉप और कंप्यूटर का एक्सेस नहीं है, और इवन पेरेंट्स भी जब अपने मोबाइल रखते हैं, हाँ मोबाइल पे ही करते हैं मैक्सिमम, मतलब आप उस पर नहीं करते तो हो। मैं समझता हूँ 90% से भी ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी जो मोबाइल एडिक्शन की है ना, ये दूर हो जाएगी। दूर हो जाएगी। मैं कहूँ 24 घंटे आप नेट पे चलाओ। रशिया ने जैसे 10 o'clock के बाद बंद किया, मत बंद करो, मोबाइल पे बंद रखो, मोबाइल बंद कर दो बस। ये बेस्ट सोल्यूशन है, बेस्ट सोल्यूशन। हाँ जी। तो मेरा सोशल मीडिया, मतलब देखो कोई भी चीज़ गलत नहीं है, जो भी दुनिया में है कोई चीज़ गलत नहीं है, हम उसको किस तरह ले रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है। और जहाँ बात बच्चों की आपने पूछा, बच्चे तो बड़े इनोसेंस होते हैं। हमारे स्कूल का नाम है आइकन नर्चरिंग इनोसेंस। इनोसेंस माइंड को नर्चर करते हैं कौन? आइकन। तो हमने नाम भी सोच समझ कर रखा। इनोसेंस माइंड कुछ नहीं पता, जो सिखा दोगे वो सीख जाएंगे। तो मोबाइल पकड़ना अपने हाथ में दे दिया तो मोबाइल पकड़ लिया, कलम हाथ में दे दोगे कलम पकड़ लेंगे, आप पियानो बेड पर बैठा दोगे पियानो पकड़ लेंगे, आप गीता सुनाना शुरू कर दोगे गीता समझ लेंगे। तो वो आप तो जैसे उनको चलाना स्टार्ट कर दोगे वैसे चलेंगे, वही उनका सबकॉन्शियस माइंड पकड़ना स्टार्ट कर देगा। और जहाँ एक बार सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें बैठी फिर तो किसी को चलाने की जरूरत नहीं है, फिर वो ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट कर देगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैं एक्चुअली मेरी अभी जो रिसेंट बुक है द गेम ऑफ डेथ, वो बात करती है मोबाइल गेमिंग एडिक्शन के ऊपर। तो खैर मैं आपको बताता हूँ, मैं जब इस बुक के लिए रिसर्च कर रहा था तो मेरे सामने एक गेम आया PUBG, और मैं अपनी बुक्स के लिए रिसर्च बहुत डिटेल में करता हूँ। तो जब मैं रिसर्च करने लगा तो आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे ऐसे ऐसे केसेस मिले जहाँ पे कि या तो पेरेंट्स ने अपने बच्चा का मर्डर कर दिया या बच्चों ने अपने पेरेंट्स का मर्डर कर दिया इस गेम के चक्कर में। और रिसर्च कर करके मैं इतना शॉक हुआ, मुझे लगा इसके लिए कुछ करना चाहिए। एंड यू विल नॉट बिलीव, मैंने PMO को लेटर लिखा था कि विथ प्रूफ्स कि ये न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, इतना इतना है, एंड आई थिंक दिस गेम शुड बी बैन इन इंडिया। और आई एम थैंकफुल टू PMO, मेरे पास 2 हफ्ते बाद PMO से लेटर आया कि वी हैव बीन रिसीविंग मल्टीपल कंप्लेंट्स अगेंस्ट दिस गेम एंड आवर टीम इज़ विजिलेंट एंड वी आर लुकिंग इनटू दिस एंड वी आर वर्किंग ऑन इट टू सी हाउ वी कैन रिजॉल्व दिस। और शायद 2 या 3 महीने बाद PUBG इंडिया में बैन कर दिया गया। मैं भी खैर वो चाइना वाइना के इशू कारण जो भी किया हो, या आई एम नॉट सेइंग कि मेरे लेटर के कारण, बिकॉज आई थिंक दे वर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। आपने जो बोला ना, ये मैंने भी फेस किया है चीज़ें। आज की डेट में इंडिया का कोई भी अगर आम रिप्लाई आता है, कोई लेटर लिख रहा है PMO को, तो उसका जवाब आता है। और उस पर एक्शन भी हुआ। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी, शायद वो ऑलरेडी उस पर बहुत विजिलेंट थे, कुछ चाइना वाला इशू भी था उसमें, तो वो गेम बैन हुआ। एंड आई वाज सो हैप्पी ऑन दैट डे, मुझे इतना खुशी हुई कि वो सही में वो गेम बैन हुआ। यही चीज़ है, जैसे वो बैन कर दिया, अब कोई नहीं देखेगा उसको। अब शायद दोबारा स्टार्ट हुआ है, पर उन फीचर्स कुछ कमी कर दी गई उसमें जो यही सोशल मीडिया है। तो उसको कोई लिमिटेशन के साथ, कुछ टाइम पीरियड के साथ में, कुछ डिसिप्लिन के साथ में अगर हम किसी भी चीज़ को करेंगे तो कोई भी चीज़ खराब नहीं है। फिर प्रॉब्लम ये है जहाँ हम बात करते हैं स्क्रीन टाइम की। अगर आप देखो सोशल मीडिया पे ही बहुत सारे डॉक्टर या बहुत सारे लोग रील बना रहे हैं, स्क्रीन टाइम फिक्स करो, बच्चों का स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ज़्यादा मत दो, कोई कहता है 1 घंटे ज़्यादा मत दो। मेरा सोचना है, आप अपना व्यू बताना, मेरा सोचना ये है कि स्क्रीन टाइम फिक्स करने वाली बात ही नहीं है। हम जब छोटे थे तो हमें
स्क्रीन देखने का मन ही नहीं होता था, क्योंकि हम खेल कूद में या पेरेंट्स के साथ ही इतना इन्वॉल्व होते थे। वही रात को छत पे पापा के साथ लेट के स्टार्स की बात कर रहे हैं, या पापा बीबीसी पे न्यूज़ लगा देते थे रेडियो पे, और वो न्यूज़ सुनाते थे और अपने अंदाज में समझाते भी थे, या अलग अलग कहानियाँ सुनाते थे, या हम बच्चों के साथ इतना खेलते रहते थे कि हमें स्क्रीन देखने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। देखो, जो वही बात फिर आती है, किसी चीज़ को आप अगर बंद कर दोगे, स्टॉप कर दोगे इमीडिएटली, उससे क्यूरोसिटी बढ़ती है, उससे रुकती नहीं है चीज़ें। आप किसी भी चीज़ को बच्चों के लिए आप बैन मत कीजिए, हमें बच्चों को समझाना है। और बच्चों के साथ पेरेंट्स जितना ज़्यादा, देखो फिर मैं अभी इस बोलूँगा, आखिर इन चीज़ों को बच्चे पकड़ते क्यों हैं, मैं इसका कारण बताता हूँ आपको। मैं आपकी बात पे तो इसके बाद आता हूँ। मैं मदर फादर एक कंप्लीट यूनिट है, दो नहीं है ये लोग। बच्चों के लिए मम्मी पापा एक हैं, पेरेंट्स। माँ जहाँ बच्चों को दुनिया में लाती हैं, मदर मीडियम है बच्चों को दुनिया में लाने का और उनको इमोशनली स्ट्रांग बनाने का। मदर के बॉन्डिंग से बच्चे के अंदर इमोशन डेवलप होते हैं, इमोशनल कनेक्शन डेवलप होता है। और फादर, आप दुनिया के देखना, दुनिया के जो फादर हैं, जो पिता हैं, वो बच्चे को दुनियादारी सिखाते हैं, दुनिया में कैसे रहना है, कैसे फाइट करना है, कैसे तुम्हें ज़िंदगी को जीना है, पापा वो सिखाते हैं। और ये कंप्लीट मिलकर एक पैकेज बनता है बच्चे के लिए। जिन बच्चों को ये कंप्लीट पैकेज मिल रहा है, उनकी पर्सनैलिटी आप देखना, उनके चेहरे की स्माइल देखना, क्लास में ऐसे बच्चे एक अलग ही चमक के साथ दिखाई देते हैं। ये कंप्लीट पैकेज है। अब अगर मम्मी पापा, आज की डेट में क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, ना मम्मी के पास टाइम ना पापा के पास टाइम, तो जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ बच्चे के सामने, मम्मी पापा नहीं अवेलेबल नहीं है, दीदी हैं घर में, मेड है काम करने वाली, तो जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, वो कहीं ना कहीं से तो भरा जाएगा। अगर हमारे अंदर भी कोई वैक्यूम है, कोई जगह खाली है, तो कोई जगह खाली तो होती नहीं है, कुछ ना कुछ तो उसमें भरा जाएगा। तो जो वो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ मम्मी पापा के टाइम की वजह से, तो टाइम मम्मी पापा दे नहीं पा रहे हैं, तो बच्चों को क्या नहीं मिल रहा, टाइम नहीं है, बच्चों को मदर फादर का प्यार नहीं मिल रहा है। वो उसको कहीं से तो लेगा, वो दीदी के साथ इन्वॉल्व होगा, वो पार्क में जाके किसी ना किसी को ढूंढेगा, तो वो कहीं ना कहीं ढूंढेगा, वो अपने को बिजी करेगा, मतलब वो चाहिए, वो उस सूनेपन को, उस खालीपन को, उस वैक्यूम को वो भरेगा कहीं ना कहीं से, अगर मदर फादर नहीं भर पा रहे हैं। और मदर फादर ही अच्छी तरह भर सकते हैं, और वो मम्मी पापा से ही टाइम चाहता है। आज के समय में हमारे इंडिया में मैक्सिमम मदर फादर के पास सब कुछ है देने के लिए बच्चों को, कुछ भी ले लो, बस टाइम नहीं है, बस टाइम नहीं है। और बच्चों को क्या चाहिए, टाइम। बच्चे कब बोलते हैं कि मेरे लिए मर्सिडीज गाड़ी खरीद के लाओ, किस बच्चे ने नहीं बोला होगा, या बड़ी बड़ी मुझे होटल में खाना खिला के लाओ, या मुझे स्विट्जरलैंड घुमा के लाओ, बोला है, या मुझे महंगे महंगे रेस्टोरेंट में दो, या मुझे महंगे कपड़े दिलाओ। उन्हें पता ही नहीं है मैं कॉस्टली कपड़े क्या होते हैं, होटल क्या होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। उसे पता है मेरी मम्मी मेरे पापा। और इवनिंग में कभी भी देखना आप, जब बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें पता है मम्मी आने का टाइम, मम्मी का आने का टाइम हो गया, पापा का आने का टाइम हो गया, वो कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, मम्मा कब आओगे, पापा कब आओगे। वो कभी पूछते हैं आपके पास कितने पैसे हैं। हो क्या रहा है, मम्मी पापा बच्चों के नाम पर, हम तो बच्चों के लिए कर रहे हैं, जबकि बच्चे तो नहीं बोल रहे। अगर मम्मी पापा अपने बच्चों के ऊपर टाइम का इन्वेस्टमेंट करें, पैसे कमा के देने की ज़रूरत नहीं है, फ्लैट बंगले देने की ज़रूरत नहीं है, टाइम का इन्वेस्टमेंट करें, संस्कार दें, और एक उसकी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाएं। जब साथ रहेंगे तो वो बच्चा खुद कर लेगा। हम गांव के रहने वाले, हमारे मदर फादर ने कभी नहीं बोला क्या करना क्या नहीं करना है, लेकिन जब हमें ज़रूरत हुई पापा और मम्मी साथ खड़े थे। आज क्या है, पीटीएम आ गई बच्चों को तो मदर फादर के सिर में दर्द हो जाता, कौन जाएगा। पापा कहते नहीं, मेरी ऑफिस में बहुत जल्दी मीटिंग है, चाहे ना हो, इंटरेस्ट नहीं है जाने का, तुम चले जाना। वो खुद कह देती हैं मुझे तो आज सबमिट करना है सुबह सुबह, तो आप चले जाना, लड़ाई होगी घर में। बच्चा ये देख रहा है मेरी पीटीएम है और मम्मी पापा लड़ रहे हैं, टाइम ही नहीं है। बड़ी मुश्किल में कोई कभी जाएगा, कभी मम्मी जाएंगी, कभी पापा जाएंगे, कभी कोई भी नहीं जाएगा। तो क्या वो बच्चा देख नहीं रहा कि मेरे मदर फादर के लिए टाइम नहीं है, मेरे लिए ना घर में टाइम है ना स्कूल में टाइम है। और वो टीचर नहीं देख रही हैं, इन बच्चों के पेरेंट्स नहीं आ रहे हैं। हम तो स्कूल चला भी रहे हैं, हम देखते हैं
कोई कोई पेरेंट्स तो पूरे साल नहीं आते। तो हम क्या बच्चों को सिखा रहे हैं, क्या बच्चों को दे रहे हैं? ऐसे बच्चे के अंदर कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा? तो अगर ये हम अगर पेरेंट्स इस मूल बात को नहीं समझेंगे तो बच्चे नहीं सीखेंगे, ना रिगार्ड करेंगे वो। अगर मैं इसको समराइज़ करूं, मतलब जो आप बता रहे हैं इसको मैं अगर समराइज़ करता हूं, तो मेरे हिसाब से कोई स्क्रीन टाइम फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। सर स्क्रीन टाइम नहीं, कुछ भी फिक्स करने की जरूरत नहीं है। बस आपको टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत आपको देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, मैं उसी पर आ रहा था। हाँ। लेकिन थोड़ा एक्चुअल में पेरेंटिंग ऐसी चीज़ है कि कहीं से बात कहीं चली जाती है। स्क्रीन टाइम कोई फिक्स करने की जरूरत नहीं है। बच्चा तो मोबाइल हाथ में लगाएगा ही नहीं, बच्चा तो छुएगा भी नहीं मोबाइल, बच्चा तो टीवी भी नहीं देखेगा, लैपटॉप भी नहीं देखेगा, अगर मदर फादर बच्चों के साथ इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल। अगर इवनिंग में आते ही बैग साइड में रखा, लैपटॉप साइड में रखा, आओ बेटा खेलते हैं। पहले हमारे पापा बेड पे खेलते थे हमारे साथ, पहले वो ड्राइंग रूम में खेलते थे हमारे साथ। मम्मी आगे आगे दौड़ रही है, हम पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, कभी हम आगे आगे दौड़ रहे हैं, मम्मी पीछे पीछे दौड़ रही है, कभी पापा छुप रहे हैं, कभी हम छुप रहे हैं। खेलो ना बच्चों के साथ, हाइड एंड सीखो, पार्क में जाके खेलो, दौड़ो, आगे पीछे खेलो। बच्चे तो मोबाइल को हाथ में लगाएंगे, स्क्रीन टाइम की बात ही नहीं है। हाँ। वो तो देखेंगे भी नहीं। उनको जो मज़ा अपने मम्मी पापा के साथ आता है, मोबाइल में क्या देख के मजा आएगा? मोबाइल तो मजबूरी का नाम है। अगर मदर फादर, मैंने जैसे बोला ना, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, उस वैक्यूम को बच्चे में बच्चे के बेचारे, वो बच्चे बेचारे उस वैक्यूम को, मम्मी पापा की कमी को मोबाइल से पूरा कर रहे हैं। और पूरा मम्मी पापा ही करवा रहे हैं। कौन घर में मेड बच्चों को संभालेगी? अगर हम अपने बच्चों को नहीं केयर कर सकते, हम अपने बच्चों को नहीं संभाल सकते, तो कोई दूसरा संभालने के लिए बैठा है। ये मम्मी पापा की गलतफहमी है, हमने तो दीदी रख दिया है टेक केयर करने के लिए। कोई टेक केयर नहीं कर रहा है। आप उधर जाइए और वो उधर जाके बेड पर सो जाएंगी। तो सबसे पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की जरूरत है। अगर हम मदर फादर हैं तो पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी पापा की बनती है बच्चों को दिखाने के लिए। स्क्रीन टाइम फिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप डिसिप्लिन हो जाइए, बच्चे तो मोबाइल को हाथ में नहीं लगाएंगे। नहीं, बिल्कुल। तो वही मैं कह रहा हूँ, मैं इसको समराइज़ करूँ अगर, तो प्रॉब्लम केवल इतनी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे। अगर आप अपने बच्चों को टाइम दे दो, अपने खुद के मोबाइल को एक तरफ अलग रख के बस उनके साथ खेलो जी, उनको ज़रूरत ही नहीं है, नहीं जरूरत, ना स्क्रीन की, ना मोबाइल की, ना स्क्रीन टाइम की। बिल्कुल जरूरत नहीं। और सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है, जो सबसे बड़ी हाँ, जब बच्चे छोटे होते हैं तब ये चीज़, जो अर्ली पेरेंट बनते हैं उनको एक्चुअली अकल नहीं होती, क्योंकि वो खुद उससे पेरेंट बनने से पहले तो वो स्क्रीन और मोबाइल में एडिक्टेड थे, तो वो खुद अपना एडिक्शन नहीं छोड़ पाते, बच्चों के साथ वैसे ही रहते हैं। और 2-3-4 साल तक जहाँ ये फेज़ निकल जाती है, तब बच्चों और उनके बीच में एक डिस्कनेक्ट क्रिएट हो जाता है। बच्चे उस टाइम तक मोबाइल को अपनी माँ समझ चुके होते हैं और मार्क ज़करबर्ग को अपना बाप और तब तक फिर बहुत देर हो जाती। फिर आप काउंसलर्स को ढूंढते हो कि भैया मोबाइल एडिक्शन कैसे दूर करना है, या मेरा बच्चा बहुत स्क्रीन करता है, और फिर आप स्क्रीन पर झगड़ना शुरू करते हो, मोबाइल छीनना चालू करते हो। उससे एंग्जाइटी बढ़ती है, डिप्रेशन चालू होता है, सुसाइड्स चालू होते हैं। अभी आप रिसेंट केस देखो, गुड़गांव में उस टेनिस प्लेयर को पिताजी ने गोली मार दी क्योंकि वो सोशल मीडिया पे एक्टिव थी, कुछ एकेडमी चला रही थी। तो क्वेश्चन ये है सर कि क्योंकि सोशल मीडिया, मैं इससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको। हम सब जब ड्रग डीलर की बात करते हैं तो पैब्लो का नाम आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग डीलर था वो पैब्लो था। एक स्टैटिस्टिक्स है कि दुनिया में हर साल 50,000 से 60,000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं ड्रग ओवरडोज के कारण। लेकिन एक और स्टैटिस्टिक्स है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता, कि केवल एंग्जाइटी, डिप्रेशन ड्यू टू सोशल मीडिया, लाइक्स और व्यूज़ के चक्कर में इतना सोशल मीडिया के कारण एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो जाता है कि हर साल 5 लाख से 6 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या सबसे बड़ा ड्रग डीलर पैब्लो है या सबसे बड़ा ड्रग डीलर मार्क ज़करबर्ग है? देखिए सर, फिर मैं तो और पेरेंट्स का इसमें क्या रोल है? वो अपने बच्चों को कैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन चीज़ों से बाहर निकाल सकते हैं? मैं वही बात कह रहा हूँ, सबसे बड़ा अगर ड्रग डीलर की बात करें तो मैं तो फिर पेरेंट्स को ही बोलूँगा। मैं पेरेंट्स को ही बोलूँगा। कारण क्या है? अब ये ड्रग की बात है जैसे, या सोशल मीडिया की बात है, मतलब इन्होंने बच्चों को हमसे छीन लिया है, यही हो गया ना। बच्चे कैसे छीन गए हमसे? मतलब मेरा बच्चा, हमारे बच्चे हमसे दूर कैसे चले गए, और हमने कैसे जाने दिया, और कब चले गए, कब दूसरों के हाथ में चले गए? तो गलती किसकी? कैसे चलेगा? मेरा बच्चा कैसे चला गया दूसरों के हाथों में? वो दूसरा उसको कंट्रोल कैसे कर रहा है, और हमें पता भी नहीं चला। बस दूसरे हमारे बच्चे को किसी ने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। इट मीन्स
हम अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभा पा रहे हैं, हम अपने बच्चों को सही से संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, हम अपने बच्चों को एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम खुद भी डिसिप्लिन नहीं हैं। और हम होना भी नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात यह है, हम होना भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं मेरे बच्चे जैसे मैं चाहूँ ऐसे चलें, लेकिन मैं ना चलूँ। ऐसा संभव नहीं है। बच्चे दुनिया में किसी की नहीं सुनते। सर ये मैं बता दूं, बच्चे किसी की नहीं सुनते। बच्चे केवल अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं। अगर आप अपने बच्चों से कोई बात मनवाना चाहते हो कि आपको फॉलो करें, आपको ओबे करें, तो आपको वो काम खुद करने होंगे। आज हमारे रोल मॉडल कौन हैं बच्चों के? कैरी बनाती और फिल्मी दुनिया के लोग हैं। हाँ, फिल्मी दुनिया के यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं, OTT प्लेटफॉर्म के लोग हैं, नेटफ्लिक्स पे काम करने वाले लोग हैं। तो क्या ये हमारे रोल मॉडल होने चाहिए? हमारे रोल मॉडल होने चाहिए विवेकानंद जी, अब्दुल कलाम जी। हमारे रोल मॉडल कौन है? शाहरुख खान, आलिया भट्ट। बच्चों के वो क्या सबने पता है क्या कर रहे हैं वो लोग। तो अगर अगर मैं अपने रोल मॉडल की बात करूं, मेरे रोल मॉडल मेरे मदर फादर थे। दुनिया का कोई आदमी छीन के दिखा देना मुझे मेरे मदर फादर से, अगर मेरे मम्मी पापा मेरे रोल मॉडल हैं। तो जिन बच्चों के रोल मॉडल उनके मदर फादर होते हैं, दुनिया में कोई भी उनको उनसे छीन नहीं सकता है। और कोई भी बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, वो सबसे पहले किससे बात करेंगे? अपने मम्मी पापा से बात करेंगे, क्योंकि वो उनके रोल मॉडल है। आज रोल मॉडल हमारे शिफ्ट हो गए हैं। प्रॉब्लम इसलिए आ रही है, इसलिए कोई भी हमारे बच्चों को आसानी से छीन के चला जाता है और हमारे बच्चे चले जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। पेरेंट्स को अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी कि ये बच्चे तुम्हारे हैं, दीदी नहीं संभालेगी इसको, इनको कोई डे केयर में नहीं संभालने वाला है, इनको बोर्डिंग स्कूल में कोई नहीं देखने वाला है। अगर आप अपने बच्चों को टेक केयर नहीं कर सकते हो, आप जो आपका ब्लड है, तो कौन करने के लिए बैठा है? बाकी सारे बिजनेस सेंटर बने हुए हैं। तो मैं ये बोलूँगा, ना मार्क जुबेर है, ना ड्रग डीलर है, कोई किसी की गलती नहीं है। गलती अगर किसी की है, हम पेरेंट्स की, जो अपने बच्चों की साइकोलॉजी को नहीं समझ रहे, अपने बच्चों को नहीं समझ रहे। और एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे व्यूअर्स तक कि इसे ध्यान से सुने। पेरेंट्स होने के बाद भी हम बच्चों को नहीं समझते, हम उनकी साइकोलॉजी को नहीं समझते, और हमारे बच्चे हमको बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपका इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। एकदम बच्चे पेरेंट्स से झूठ क्यों बोलते हैं? हम कहते हैं ना बच्चे झूठ बोलते हैं। वो अपने पेरेंट्स को समझते हैं, 2-3 साल का बच्चा ही, 4 साल का बच्चा ही, कि मेरे पेरेंट्स में सच सुनने की हिम्मत नहीं है। जो मैं कहूँगा या कहूँगी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और मुझे पीटना शुरू कर देंगे। तो झूठ बोल दो। इसका मतलब हमसे ज़्यादा समझदार तो हमारे बच्चे हैं, जो हमको पढ़ते हैं। वो पेरेंट्स से झूठ कोई क्यों बोलेगा? वो तब बोलेगा जब उसको डर होगा कि मेरी बात सुनी नहीं जाएगी और मेरे पे एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। 2 बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, लड़ाई हो जाती है पार्क में बच्चों की। एक बच्चे ने दूसरों को मार दिया, बड़ा नेचुरल बात है। पहले तो जो बच्चा फिट गया उसकी मदर ने बच्चे को डांट लगाई, बच्चा पहले ही डाउन बहुत है। अब वो उसी सिचुएशन में मेंटल स्टेटस में घर आया, बिल्कुल शांत है वो, क्योंकि डांट खा के आया है। लेकिन घर भी मम्मी से नहीं बता सकता, क्योंकि मम्मी भी डांटेंगी। पापा से नहीं बता सकता, पापा डांटेंगे। और अगर उन्होंने पूछ लिया बेटा क्या बात है, कैसे शांत हो रहे हो? नहीं कोई बात नहीं है। कोई बात होगी नीचे, लड़ाई होगी? नहीं लड़ाई नहीं हुई। झूठ बोल दिया। क्यों बोला? झूठ बोला क्यों बच्चे ने? क्योंकि पेरेंट्स का डर था। पेरेंट्स का डर था। तो गलती किसकी है? ऐसे बच्चों को तो कोई भी उठा के ले जाएगा। उठाने से मतलब कोई भी बहका लेगा। तो जो डिस्कनेक्ट बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ है, वो पैदा किसने किया? किसका कारण? झूठ बोलने का कारण क्या है? मेरे से भी बहुत गलती होती थी। मैं मम्मी पापा से आके बताता था, मेरे मदर फादर कभी नहीं डांटते थे। और ऐसा कौन है दुनिया में जिससे गलतियां नहीं होती? सब बच्चों से गलती होती है। हम सब गलतियों के पुतले हैं और अनलिमिटेड गलतियां करते हैं। और जिसने दुनिया में जितनी ज़्यादा गलती करी है वो उतना ज़्यादा सक्सेस भी हुआ है। ये पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चों को कोई भी कैसे बहका लेता है। इट मीन्स हमारे ऊपर उनका फेथ नहीं है, दूसरों पे फेथ है। दूसरों पे फेथ कैसे हो गया? इसका मतलब जो मैं वैक्यूम की बात करता हूँ, उस वैक्यूम को जो हाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
किसी दूसरे ने भर दिया। अब वो कौन है, क्या है, क्या इंटरेस्ट है, हमें नहीं पता। छोटा बच्चा है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझता नहीं है, फेंका दिया किसी ने। आज वो हमसे कनेक्ट नहीं है, दूसरे से कनेक्ट है, लेके उड़ा के ले गए बच्चे को हमारे को। आज बच्चा हमसे, हम कुछ बोलेंगे मानेगा नहीं, दूसरा बोलेगा मान लेगा। तो मैं देखो बच्चों की गलती नहीं मानता, मैं दुनिया में किसी की गलती नहीं मानता, मैं अपनी गलती मानता हूँ सब चीज़ों। अगर मैं खुद एनालाइज करके चीज़ों को नहीं समझूंगा और मैं अपनी गलतियों पे काम नहीं करके मैं दूसरों में गलती ढूंढता रहूँगा, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सही बात। अगर मैं देखूंगा कि भाई मेरे बच्चे हैं और ये डिस्कनेक्ट क्यों हो गए हैं, तो सॉल्यूशन है। अगर मैं सोचूंगा मेरे बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, मेरे बच्चों की सोसाइटी ठीक नहीं है, ये गलत लोगों के साथ बैठते हैं, तो सर इसका फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिर तो जगह जगह काउंसलर के पास जाते रहो और आप जगह जगह भटकते रहो, कहीं से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। सर हमने बहुत सारी बात कर ली सोशल मीडिया और एडिक्शन और इन सब चीज़ों पे, क्योंकि आप स्कूल चला रहे हो। एक लास्ट टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि है परफॉर्मेंस प्रेशर। मतलब हमारे ज़माने में तो एक ही चीज़ थी कि भाई या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। आज के डेट में बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, बच्चों के इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा वाइड हो गए हैं क्योंकि ऑब्वियसली एक्सपोजर बहुत है उनको। इस बीच में नंबर्स का प्रेशर तो हमेशा रहता है। इस पे आप क्या गाइड करना चाहोगे पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स दोनों को? देखो मैं पहले स्टूडेंट्स की बात करता हूँ, मैं ज़्यादातर पेरेंट्स की ही गलती बताता हूँ चीज़ों में। तो कुछ गलती किसकी आपने? गलती किसकी भी यही है, नहीं गलती किसकी, मैं दोनों की है, ऐसा नहीं है केवल पेरेंट्स ही है। मैं पेरेंट्स की गलतियाँ इसलिए बताता हूँ कि बच्चे छोटे हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं बड़े होने के नाते पेरेंट्स की होती है। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि तुम पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा बोलते हो। मैं उनसे ये बोलता हूँ कि मैं कोई गलती नहीं बता रहा हूँ किसी की, मैं पेरेंट्स को इसलिए बोलता हूँ कि सबसे पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की बनती है, क्योंकि बच्चे जो छोटे होते हैं पेरेंट्स के साथ रहते हैं वो। तो अगर वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को ना समझेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चा ऑफ ट्रैक हो जाता है। फिर कहते हैं बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, पर मतलब भला भला दुनिया भर की बातें कहने शुरू कर देते हैं। मैं उस पर नहीं आ रहा हूँ, मैं जो आपका क्वेश्चन है उस पर आ रहा हूँ मैं। क्योंकि परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन प्रेशर दो तरह का होता है, एक नेगेटिव प्रेशर और एक पॉजिटिव प्रेशर। लेकिन ज़्यादातर लोग नेगेटिव को सिलेक्ट करते हैं। अगर कहीं दो अपॉर्चुनिटी हो ना, मैक्सिमम लोग नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जो नेगेटिव प्रेशर है ये बहुत डेंजरस है। प्रेशर बहुत अच्छी चीज़ है, प्रेशर में परफॉर्मेंस आती है, लेकिन उसको कोई कैसे ले रहा है। अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, ठीक, मैं प्रेशर में हूँ, अगर मेरा कंपटीशन आपके साथ है लगातार साथ पे नहीं, किसी तरह मुझे आपसे आगे निकलना है, तो मेरे पापा समझाते थे इस चीज़ को मुझे कि कंपटीशन अपने आप करो, अपने से करो। आप दूसरे से करोगे तो मैं उसको नेगेटिव प्रेशर में मानता हूँ। हाँ, टारगेट मेरा आप हो, मेरा टारगेट ये होना चाहिए, टारगेट आप भी नहीं होना चाहिए, टारगेट मेरा अपना होना चाहिए। मुझे 100 में से 90 नंबर लेके आना है या 80 लेके आना है। आपके 95 आ गए, वो आपका टारगेट है, मुझे 90 लाना है। तो अगर मैं टारगेट अचीव कर लेता हूँ तो मेरी परफॉर्मेंस शानदार है। आपके 95 आ गए तो इसमें वो आपका परफॉर्मेंस है। लेकिन क्या आज के पेरेंट्स क्या हो रहे हैं, अपने बच्चों की परफॉर्मेंस ना देख के दूसरों की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। वो आगे कैसे निकल गया, तू क्यों नहीं। इससे बच्चा क्या करता है, बच्चा दूसरों से कंपेयर करता है। मतलब परफॉर्मेंस, वो उसे ये पता है कि पापा को मेरी परफॉर्मेंस से मतलब नहीं है बहुत ज़्यादा, ये पड़ोसी के नंबर ज़्यादा कैसे आ गए। ये नेगेटिव प्रेशर है जो बच्चों को डिप्रेशन में डालता है। इसे पीयर प्रेशर बोलते हैं। पीयर प्रेशर बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर उसको पॉजिटिव वे में लिया जाए। लेकिन लोग पॉजिटिव वे में लेते नहीं हैं, क्योंकि वो पापा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके किसी कुलीग के, फ्रेंड्स के, भाई के, बहन के बच्चे के मार्क्स इतने आ गए, इसलिए आने चाहिए क्योंकि उनके आ गए हैं, इसलिए नहीं कि तुम्हें परफॉर्म करना है। मेरे फादर हमें सिखाते थे कि बेटा अपने से कंपटीशन रखो, अपने आप से कंपेयर करो। और हमने सदा अपने से ही कंपेयर किया और आज भी हम अपने से ही कंपेयर करते हैं, इसलिए कभी डाउन नहीं होते, कभी डिमोटिवेशन नहीं मिलता। मैं सोशल मीडिया पे बहुत दिन से हूँ, लेकिन जो ग्रोथ इस पीरियड में लोगों की हुई है वो मेरी चैनल की नहीं हुई है। लेकिन मैं 1% भी डाउन नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने किसी से कंपेरिजन नहीं किया, ना मेरा कोई कंपटीटर है, मैं अपना कंपटीटर हूँ, इसलिए कभी डाउन फील नहीं करता। अगर मैं कंपटीशन रखूँगा कि जो मेरे साथ चले थे वो कहीं आगे निकल गए हैं आज, तो मुझे डाउन फील होगा। मेरा अपने से, हाँ, मेरी ग्रोथ ठीक है सोशल मीडिया पे हो रही है मेरी,
उतनी फास्ट नहीं हुई जितनी औरों की हुई है, तो वो उनका परफॉर्मेंस है, लेकिन मैं भी परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैं खुश हूँ और मैं मोटिवेट हूँ। तो मैं यही पेरेंट्स से कहूँगा कि कंपेयर करना मत सिखाइए। आप कंपेयर मत करो बच्चों को, और ना ही बच्चों को कंपेयर करना सिखाओ। बच्चों से बोलिए कि आप आज जहाँ हो, कल आपको अपने आप से बेटर परफॉर्म करना है। आप कल जहाँ हो, परसों आपको अपने आप से बेटर परफॉर्म करना है। तो जब आप अपने से कंपेयर करोगे, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते चले जाओगे, तो आपको अपने आप से मोटिवेशन मिलेगा। आज हमारा ब्रांड है, पूरी इंडिया में है, हमारा कोई कंपटीटर नहीं है। हम अपने कंपटीटर सबसे बड़े खुद हैं। हम कल जहाँ थे उससे आज बेटर हैं, और आज जहाँ हैं कल उससे बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम मस्त हैं, खुश हैं। क्या बहुत बढ़िया बात बोली आपने। मज़ा आ गया इस बात को सुन के। सर, तो इससे पहले हम पॉडकास्ट ख़त्म करें, अब बता दो कि ये गलती किसकी इतने डिस्कशन के बाद। देखो सर, गलती किसी की नहीं होती। गलती होती है सिचुएशन को सही से ना समझ पाने की। गलती होती है चीज़ों को ना समझ पाने की। आप आज देखिए, जैसे हमने पूरी इस पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें की हैं। एंजाइटी की बात की है, डिप्रेशन की बात की है, फ्रस्ट्रेशन की बात बात की है, तो ये ऐसी है ना कि हम चाहे तो भी 2-3 घंटे और शूट कर सकते हैं और ख़त्म ही नहीं होगा। नहीं होंगी। एंगर की बात की है, रिलेशनशिप की बात की है। आप देखो, मैं जैसे आप बोल रहे, मैं भी बहुत R&D करता हूँ। जब कोई बुक लिखने से पहले मैं भी बहुत R&D करनी भी चाहिए। अगर हम किसी टॉपिक पर कुछ कहना चाह रहे हैं तो R&D करनी चाहिए। मैं भी बहुत करता हूँ। मैंने बहुत से, अब क्योंकि इस प्रोफेशन में हूँ, मैं इस काम को कर रहा हूँ, तो बहुत सारे पेरेंट्स मिलते हैं, स्कूल में भी मिलते हैं, सेमिनार में मिलती हैं, वर्कशॉप वगैरह में मिलती है, 1-to-1 भी मिलते हैं। मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स आज की डेट में बहुत परेशान हैं, और वो कहते हैं हमने अपने बच्चों के लिए क्या नहीं किया, दिन रात एक कर दिया। करते भी हैं, लेकिन मेरे बच्चे खुश नहीं हैं। हम कुछ, एक कैलकाटा की लेडी हैं, वो यूट्यूब पर कनेक्ट है मेरे से, इतने लंबे लंबे मैसेज लिखती हैं और इतनी दुखी हैं बहुत ज़्यादा कि हमने सब कुछ करके देख लिया, लोन ले लिया इसको करने के लिए, लेकिन बच्चे खुश नहीं रहते हैं, बातों को नहीं सुनते हैं, कुछ बोलते हैं तो लड़ने आता है, भाई झगड़ने आता है। क्या हो गया पता नहीं, कहाँ गलती हुई हमसे। और मेरा यूट्यूब चैनल भरा पड़ा है, वहाँ बच्चे, और आप जो मैं पहले बोल रहा था, अब बच्चे देखिए, वहाँ बच्चों की फ्रस्ट्रेशन देखिए। जैसे मैं पेरेंट्स को गॉड मानता हूँ, मैं अपने मम्मी पापा को भी भगवान की तरह पूछता हूँ आज भी। मेरा कोई भी काम मम्मी पापा के नाम के बिना स्टार्ट नहीं होता। मेरी बुक भी आप देखेंगे तो सबसे पहला फोटो मदर फादर का मिलेगा इसमें, सबसे पहला। और कंपनी का नाम भी मम्मी पापा के नाम पर है। तो मदर फादर बिल्कुल भगवान होते हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन मैं फिर भी सबसे ज़्यादा मम्मी पापा को ही बोलता हूँ। तो एक बच्चा लिखता कि, एक बच्चे ने लिखा कि मदर फादर भगवान नहीं होते, आपका स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। कोई लिखता कि मेरी मम्मी पार्शलिटी करती हैं, कोई लिखता मेरे पापा पार्शलिटी करते हैं, कोई कहते हैं ये बहुत गंदे हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं। मतलब डिस्कनेक्ट देखिए आप। मदर फादर बच्चों के लिए जी रहे हैं और बच्चे समझ नहीं पा रहे। तो ये गलती किसकी कि हम प्यार भी कर रहे हैं लेकिन प्यार को समझा नहीं पा रहे। मदर फादर बच्चों को गलत समझ रहे हैं, बच्चे मदर फादर को गलत समझ रहे हैं। जब सेमिनार वगैरह में मदर फादर आते हैं, वो बच्चों की जम के कंप्लेंट करते हैं, ऐसे बच्चे वैसे बच्चे। अब वो बच्चे कहाँ बोलें, उनको तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। वो मेरे यूट्यूब पर लिखते हैं, क्योंकि वो मदर फादर्स के सामने बोलने की हिम्मत नहीं है। अपनी समस्या को कहाँ बोलें, अपनी प्रॉब्लम को कहाँ बोलें, तो बेचारे वहाँ बोल देते हैं जहाँ कोई जानता नहीं उनको। लड़का लड़कियाँ इतना ज़्यादा लिखते हैं पेरेंट्स के, इतने दुखी हैं पेरेंट्स से कि उनके कमेंट्स पढ़ के मेरी भी आंखों में आंसू हो जाते हैं। तो आप ये देखिए, सेटिस्फेक्शन कहीं भी नहीं है। पेरेंट्स भी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं। बच्चे कहते हैं मम्मी पापा की गलती, मम्मी पापा कहते हैं बच्चों की गलती। तो आखिर गलती है किसकी? ये उसके ऊपर बुक लिखी हुई है, और उन कारणों को ढूंढा गया है कि जिस वजह से बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मी पापा की गलती, मम्मी पापा बोल रहे हैं बच्चों की गलती। जो उनका रूट है और मैंने इसमें सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो एक्चुअल में जो हैं, और सारे ट्रुथ हैं। नाम बदल दिए गए हैं, केवल नाम इसलिए बदल दिए गए हैं कि थोड़ा सही नहीं रहता है। अदरवाइज सारे के सारे जो मैंने इसमें एग्जाम्पल देकर चीज़ों को समझाया गया है, बिल्कुल ट्रुथ हैं वो, और कहीं ना कहीं घटनाएं घटी हैं वो चीज़ें। तो आखिर हो क्या रहा है सोसाइटी में कि कोई भी किसी से खुश नहीं है। रिलेशनशिप, अगर मैं कहता हूँ जब से शायद दुनिया बनी है, बच्चे जितने आज इग्नोर हैं, शायद जीवन में
दुनिया के किसी भी युग में इग्नोर नहीं हुए। आज जितने बच्चे इग्नोर हैं और मदर फादर इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, वो समझते हैं कि हम तो सब कुछ बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो जितना आज बच्चा, मैं कहूँ, असहाय है, जितना इग्नोर है, इतना शायद कभी किसी भी काल में नहीं रहा होगा, किसी भी कालखंड में नहीं रहा होगा जितना आज इग्नोर है। तो आप इग्नोर, जो बच्चा इग्नोर है, उपेक्षित है, प्यार नहीं मिल रहा है, उससे आप क्या उम्मीद करते हो कि वो एक अच्छा नागरिक बनेगा, वो एक हैप्पी ह्यूमन बीइंग बनेगा? जो सीखेगा वही तो स्प्रेड करेगा वो। तो आज जो एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, बात बात में गुस्सा, भाई भाई से लड़ रहा है, बहन बहन से लड़ रही है, मदर फादर से लड़ रहे हैं। जैसा आपने बोला, अभी गुड़गांव में एक फादर ने अपनी बेटी को मार दिया, कहीं बच्चे मदर फादर को मार रहे हैं। ये क्या है? ये सब पेरेंटिंग की ही कमियां हैं, अपब्रिंगिंग की ही प्रॉब्लम है ये। तो मेरा तो ये बहुत स्ट्रांग बिलीव है, मेरा मानना है ये कि अगर हम बच्चों को ठीक से परवरिश कर पाए, उनकी ढंग से अपब्रिंगिंग कर पाए जैसे होनी, जैसे हमारी हुई है, तो शायद डिप्रेशन क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, ये तो शब्द ही ख़त्म हो जाएंगे हमारे इंडिया से। तो कम से कम बच्चों की पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी पेरेंटिंग पे काम नहीं करती है। हर स्कूल कॉलेज में काउंसलर बैठा रखे हैं, मतलब जो रूट है, जो कारण है, उस पर नहीं काम करके जो बीमारी बन चुकी है, बीमारी को ठीक करने के लिए लोग बने हुए हैं। बीमारी खत्म, बीमारी हो क्यों रही है, उस पर काम नहीं होता है। तो मैंने फिर मैंने सोचा कि देखिए, भगवान ने सब कुछ दिया है, कोई कमी नहीं है। तो जो मैंने लाइफ में गलतियां की हैं, या जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा है, उन चीज़ों को मैं अब सोसाइटी को दूं, जिससे कम से कम मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरा टाइम है, वो किसी के चेहरे की स्माइल बन जाए। और मेरी सारी बुक भी मिलकर और किसी की चेहरे की स्माइल बन जाती है, तो मैं समझता हूँ मेरी सालों की मेहनत वसूल हो जाती है। मैं व्यूअर्स से एक बात कहना चाहता हूँ। वो पेरेंट्स जो बिल्कुल यंग पेरेंट्स हैं, और अक्सर जब मैं किसी पेरेंट से मिलता हूँ तो एक बड़ी ख़ास बात बोलते हैं कि सही है, मेरा बच्चा तो ना बहुत तेज़ है, आप मोबाइल दे दो उसको, एक एक फीचर बता देगा, इतने फीचर तो हम नहीं बता पाते, इतने वो बता देगा। 3 साल 4 साल का बच्चा है, और बड़े प्राउडली बताते हैं इस बात को कि सर आप देखो, इतना इंटेलिजेंट है, ये सारी चीज़ें बता देगा, एक एक फीचर खोल के बता देगा आपको, हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया है, लैपटॉप, कंप्यूटर, आईपैड तो हमसे ज़्यादा फास्ट चलाता है। याद रखो, जिस दिन आप ये प्राउड फील कर रहे हो ना, समझ जाओ सबसे बड़ी गलती आपकी उस दिन हो चुकी है, आपने सबसे बड़ी गलती कर दी है। क्या कहते हैं सर, सही कह रहा हूँ मैं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर। वो प्राउड फील करने की जरूरत नहीं है, वो सबसे बड़ी गलती हो चुकी है। अब आपने उसको अप्रिशिएट किया पब्लिकली। सर अप्रिशिएट तो बात की बात हो गई, मतलब जब बच्चा सीख चुका है, दैट मीन्स आपने उसको टाइम स्पेंड नहीं किया, तभी वो सीखा है। हाँ, तो यही गलतियाँ पेरेंट्स कर जाते हैं अनजाने में, और पेरेंट्स कभी भी जानबूझ के गलतियाँ नहीं करते। अनजाने में जो गलतियाँ हो जाती हैं, जो भूलवश गलतियाँ हो जाती हैं, उन्हीं गलतियों के बच्चे पूरी ज़िंदगी भुगतते हैं। और बच्चे भुगतते हैं तो पेरेंट्स भुगतते हैं, पूरी फैमिली भुगतती है, फिर सोसाइटी भुगतती है। कोई पेरेंट्स नहीं चाहता कि उनके बच्चे अनहैप्पी हों या खुश ना रहें, दुखी हों। कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। लेकिन उसके बावजूद भी आज रिश्तों की जो मर्यादाएं टूट रही हैं, और जो रिलेशनशिप का मैं बेड़ा गर्क ही बोलूँगा, जो एक बहुत बुरा हालत हो चुकी है, वो इसी कारण हो चुका है कि पेरेंट्स बच्चों की साइकोलॉजी को नहीं समझ पा रहे हैं, बच्चों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। जबकि बच्चे जब छोटे होते हैं, पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरह समझ पाते हैं वो। लेकिन अगर पेरेंट्स भी उतना ही समझ पाएँ, तो मैं समझता हूँ इतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग बनेगी। और देखो, घर से अच्छा क्या हो सकता है? दुनिया के किसी कोने में घूमने चले जाइए, सबसे सुकून, सबसे ज़्यादा अच्छा अपने घर में आके लगता है। हम 10 दिन बाद भी अगर फ़ौरन से लौट के आएंगे तो लगेगा अब मज़ा आ गया यार, घर आ गए। तो घर एक ऐसी जगह है जहाँ हर इंसान को एक सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। और उसी घर में अगर बच्चों का आने का मन ना करे ड्यू टू पेरेंट्स, तो इससे ख़राब और क्या बात होगी। अपने घर को पिकनिक स्पॉट बनाइए, अपने घर को एक ऐसी जगह बनाइए जहाँ बच्चों को आने का दिल करे। आप अपने बच्चों के लिए दोस्त बन जाइए, दोस्तों से बातों को शेयर करने में कभी सोचना नहीं पड़ता। आप ऐसे दोस्त बन जाइए कि जब बच्चे आपसे अपनी बातों को खुल के शेयर कर सकें, अपनी गलती हो जाने पर आपके कंधे पर सिर रख के रो सकें, बिना डरे, बिना फियर के कि डांट पड़ेगी। जिस दिन आप ऐसा कर पाए, आपका घर
दुनिया का सबसे बेहतरीन जगह बन जाएगी। आपके बच्चे ना दोस्त ढूंढेंगे, ना कोई पिकनिक स्पॉट ढूंढेंगे, ना पार्टियों में जाएंगे, वो आपके साथ घर में मस्ती करेंगे, क्योंकि आपसे ज़्यादा अच्छा उनको कोई लगता ही नहीं है, क्योंकि आप सारी बात सुनते हो और मस्ती करते हो। मेरा तो केवल यही कहना है सर। बढ़िया सर, थैंक यू सर। आप इस शो पर आए, इतनी अच्छी बातें करी, मतलब बहुत मज़ा आया, बहुत इंसाइटफुल था। व्यूअर्स, आपको भी शायद बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट करके अपने व्यूज़ शेयर करिएगा, अपनी प्रॉब्लम शेयर करिएगा, ताकि हम उस पर रिप्लाई कर सकें। सर खुद रिप्लाई करेंगे उस पर, मैं अभी उस पर आपको रिप्लाई करूँगा कि अगर आपके कोई कंसर्न्स हैं तो डेफिनेटली शेयर करें, हम उस कोशिश करेंगे कि उसका सोल्यूशन आपको दे सकें। सर थैंक यू वेरी मच Thank you so फॉर much. कमिंग टू आवर शो। और दोस्तों, इस बुक की लिंक भी मैं आपको डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप और पेरेंटिंग टिप्स को जानना चाहते हैं तो गलती किसकी, इस बुक को आप ज़रूर परचेज़ करिए, लीडिंग प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सर, थैंक यू फॉर Thank you so कमिंग। much.